Good morning, students. Welcome to another lecture of paper laser physics. कल हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लेज़र के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है वो आपका है थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है उसके पीछे जो थ्योरी है, उसके पीछे जो बेसिक थ्योरी है वो है क्या। ओके, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो हो रहा है उसके पीछे जो थ्योरी है उसको हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो होता है, जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बीच में आपका होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड दिस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये है दिखा रखे हैं। और इनके अलग अलग, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग क्या है, ऑर्बिट्स भी हैं जिनमें ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दीज आर दी ऑर्बिट्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यानी कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर क्या हो कि एनर्जी जो है, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ठीक, तो एनर्जी जब एटम एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, सो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक, सो इसकी वजह से जब एटम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट कर दे रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो जो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे वो और तेज़ी से चक्कर लगाने लग जाते हैं। सो दे मूव फास्टर। ठीक, और वो इतनी तेज़ी से चक्कर लगाने लग जाते हैं कि कभी कभी वो डिफरेंट ऑर्बिट में भी चले जाते हैं। ठीक, बट वो जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं वो क्या सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं? नहीं, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहाँ जो है कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जहाँ की इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तेज़ी से चक्कर लगाते हुए जा सकते हैं। सो एटम, वी कैन से दैट एटम कैन एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एटम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एटम किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक सर्टेन अमाउंट होता है एनर्जी का जिसको कि वो एब्जॉर्ब करता है। और एक बार जब एटम किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो उस एनर्जी को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है। ठीक है, बट इन स्पेसिफाइड अमाउंट्स, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट में वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ सकता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आने के लिए वो क्या करेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, सो एटम, ये जो एनर्जी, इसको हम समझ सकते हैं इस एनर्जी लेवल डायग्राम से। यहाँ ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, किसी एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम को यहाँ रिप्रेजेंट किया है हमने। दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1, एनर्जी लेवल है ये। ओके, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। और इस लेवल 0 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल है वो E0 है, लेवल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल E1 है, लेवल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल E2 है, एनर्जी, और लेवल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E3 है। ठीक है, तो इन लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज जो है यहाँ लिखी हुई है इस डायग्राम में। ठीक है, सो एटम क्या करता है, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E0, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें क्या है, इसकी एनर्जी E1 है, अप टू सो ऑन, ऐसे से अलग अलग
एक्साइटेड स्टेट में हम जाते रहेंगे तो वहाँ उनकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब जो ये एटम लेवल 1 में है, लेवल 1 में सपोज एटम है, तो ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? सो इट कैन लूज एनर्जी E1 माइनस E0। जब क्या करेगा ये 1 से लेवल 0 में जाएगा, जब ये लेवल 1 से लेवल 0 में ये एटम सपोज यहाँ है लेवल 1 में, ओके, और इसको लेवल 0 में जाना है, तो ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? E1 माइनस E0, ठीक है। तो एटम अगर लेवल 1 में है और वो लेवल 0 में जब जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा E1 माइनस E0, ओके। और जो एटम है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट यानी कि ये वाला जो लेवल 0 है, ये ग्राउंड स्टेट, अगर एटम यहाँ है तो ये क्या करेगा? इट कैन एब्जॉर्ब ओनली सर्टेन अलाउड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी क्या कर सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। जैसे कि अगर ये जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर लेवल 1 में जाना है तो ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? E1 माइनस E0, ठीक है। अच्छा, अगर इसको लेवल 0 से लेवल 2 में जाना है तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? E2 माइनस E0, ठीक है। तो दोनों केस में चाहे जो है लूज हो एनर्जी या एब्जॉर्ब हो एनर्जी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अलाउड है एटम के लिए, ओके। सो एटम कांट एब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस देन E1 माइनस E0, nor can it absorb an amount of energy between E2 minus E0 and E1 minus E0. So एटम जो है वो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कितनी एनर्जी अमाउंट जो है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? एक तो ये है कि E1 माइनस E0 से ये जो एटम है वो E1 माइनस E0 से लेस एनर्जी को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या ये जो है E1 माइनस E0 और E2 माइनस E0, इन दोनों की जो बीच की कोई एनर्जी है उसको भी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक। तो एटम ना तो E1 माइनस E0 से कम एनर्जी, ना E1 माइनस E0 एंड E2 माइनस E0 के बीच की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। ये जो नेचर है इसका, ये जो बिजारे नेचर है एटम का, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। दिस इज द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ एन एटॉमिक स्केल। एटॉमिक स्केल पे हमें ये हम अगर हम पीपल साइज स्केल में देखें तो हमें ये बिहेवियर देखने को नहीं मिलता कि माना जो है माना हमें हम कुछ खाना खा रहे हैं या हम कुछ फूड ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक मतलब एक अलाउड एनर्जी है और उसको ही हम उतने का ही हम उतनी एनर्जी का ही हम खाना खा सकते हैं, उतनी कैलोरी का ही हम खाना खा सकते हैं। हो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सपोज़ 20 कैलोरी का कुछ 200 कैलोरी का सपोज़ हम कुछ खाना ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन जो है हम उससे कम एनर्जी का फूड लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है 300 कैलोरी एनर्जी का जो है फूड लें, ठीक। तो पीपल साइज स्केल और एटॉमिक लेवल जो स्केल है उन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। सो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्या डिक्टेट करती है? क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो यही डिक्टेट करती है कि जो नेचर है वो एटॉमिक लेवल पे डिफरेंट बिहेवियर करती है, डिफरेंट बिहेव करती है। एटॉमिक लेवल पे जो नेचर है वो डिफरेंट बिहेवियर रखती है, ओके। सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी कि सर्टेन अमाउंट है उसको ही एटम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ना कि
सपोज इन दोनों के बीच का, ना तो इन दोनों के बीच का, सपोज E1 माइनस E0 एंड E2 माइनस E0, ना इनके बीच का कोई अमाउंट, ना उससे कम कोई अमाउंट. So this is called the quantization of energy. Okay, and this is the fundamental result of the quantum mechanics. Okay, so हम कह सकते हैं कि जो वो quantization of energy है, वो जो quantized form है energy का, वो क्या है? So one of the way an atom can gain energy is to absorb a photon. तो इसका एक तरीका ये है कि कैसे हम कह रहे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा. तो उसका एक तरीका है कि क्या कर ले कि ये जो एटम है वो एनर्जी को गेन कर सकता है. कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन. अगर वो एक फोटोन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले. बट हाँ, पूरे फोटोन को, ऐसे नहीं कि पार्शियली फोटोन को, नहीं, पार्शियली फोटोन इज नॉट अलाउड. होल फोटोन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. ठीक है, तो एटम जो है वो एनर्जी गेन कर सकता है बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन. ओके, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो ये जो फोटोन है, क्योंकि हमने कल बात करी थी कि जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी: स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एटम जो है वो क्या करेगा, कितनी एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेगा. जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितनी होगी, E1 माइनस E0, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. तो जो एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन जो क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, E1 माइनस E0. ओके, सो यहाँ वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यहीं से आया है कि यहाँ पर कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से आया है. ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एटम एब्जॉर्ब करेगा, वो जो बात है जो हम कल पढ़ रहे थे वो यहीं से ही निकली है कि क्यों उस फोटोन की एनर्जी जो है एब्जॉर्ब, जो फोटोन की एब्जॉर्ब फोटोन की एनर्जी जो है वो वही होनी चाहिए जो कि वो एटम एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ओके, सो एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी जो होनी चाहिए वो फोटोन की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द 2 लेवल्स ऑफ द एटम. यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस है 2 लेवल्स का, E1 और E0, उनका जो डिफरेंस है यानी कि E1 माइनस E0, तो वो ही एनर्जी डिफरेंस जो E1 माइनस E0 है वही एनर्जी होनी चाहिए किसकी, उस फोटोन की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ग्राउंड state atom in figure can absorb a photon of energy E1 minus E0 and move to the first excited state. जैसे कि आपने ऊपर जो ये फिगर है, ये जो लेवल डायग्राम है ये देखा आपने, तो इसमें जो फोटोन एटम जो है एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, बट उस फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, E1 माइनस E0. और ये जो एटम है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, 0 से 1 लेवल की तरफ, यानी कि 1 लेवल में पहुंच जाएगा. ओके, एक्साइटेड लेवल में. ठीक, सो ग्राउंड स्टेट एटम कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी E1 माइनस E0 एंड मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब एनर्जी जो है फोटोन की वो हमें पता है कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा. एच इज इक्वल टू एच न्यू जो होती है वो एनर्जी होती है फोटोन की, ये जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव होगी. ओके, सो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं इसको. तो यही लिखा है कि जो है अगर, क्योंकि एनर्जी जो है वो फोटोन की कितनी है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. सो गिवन एटम जो होगा वो भी कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकेगा, उतनी ही एनर्जी को जिसकी कि उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी की वेवलेंथ क्या हो, ये हो लेमडा. ठीक है, जिसकी की वेवलेंथ क्या हो,
लैम्डा हो, उस लाइट को ही ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एटम है वो कितनी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, Hc अपॉन ई नॉट माइनस E1 माइनस ई नॉट, सॉरी, Hc अपॉन E1 माइनस E naught. This will be the wavelength of the light, wavelength of the energy absorbed by the atom. Okay. और ये क्या करेगा, एटम को बूस्ट करेगा उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। ये जो लाइट वेव है ये क्या करेगी, एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करेगी, बूस्ट करेगी। सो इसी वजह से जो रेड ग्लास जो होता है, रेड ग्लास वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। आपने देखा होगा कि जैसे रेड कलर का कोई ग्लास है तो उसका कलर रेड ही क्यों है, क्योंकि इट कंटेन्स एटम दैट एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ ब्लू लाइट। क्योंकि ये ऐसे एटम्स को, इसमें ऐसे एटम्स हैं जो कि ब्लू लाइट की, जो ब्लू लाइट है उसको एब्जॉर्ब, उसके फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन रेड लाइट की जो फोटॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करता। तो जब वो रेड लाइट की फोटॉन्स को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए उसका कलर क्या है, रेड है, ठीक। नेक्स्ट जो स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये सब एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा अभी तक हमने, ठीक है। अब जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है एंड स्टिमुलेटेड एमिशन है वो भी क्या है, वो भी हमने थोड़ा बहुत तो कल पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में अपनी एनर्जी को कई तरीके से लूज़ कर सकता है, ठीक। तो किस तरीके से, एक तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए अदर एटम्स में, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि एनर्जी जो है वो एमिटेड हो जाए, जैसे EM वेव की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में जो है एमिटेड हो जाए, ठीक है। जिसके लिए कि जो लैम्डा है वो उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए जो कि एटम ने लॉस्ट की है, ओके। सो 2 मैकेनिज्म है इमिशन ऑफ लाइट की। फर्स्ट तो है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा है स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी कि एमिशन जो है लाइट की वो 2 तरीके से हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन आपने कल पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस माने स्वतः अपने आप ही जो है वो एटम क्या हो रहा है, डीके हो रहा है एक लेवल से दूसरे, अपर एक्साइटेड स्टेट से दूसरे ग्राउंड स्टेट में, ओके। सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एन एटम whose energy is exactly sufficient to boost the atom for transition from one level to another, the average atom will stay in this excited state for a period of time known as spontaneous lifetime। तो यहाँ पर एक टर्म और आता है, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम। तो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम क्या है कि जब भी कोई जो एटम है वो एब्जॉर्ब करता है किसी एनर्जी को, तो जो कि वो एनर्जी जो है वो क्या हो, अगर वो सफिशिएंट है उस एटम को ट्रांजिशन करवाने के लिए, हायर स्टेट में ट्रांजिशन करवाने के लिए अगर वो सफिशिएंट है, तो वो जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में या हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करता है, ओके। और वो जो शॉर्ट टाइम है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, ओके। तो एटम अगर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और वो एनर्जी अगर उसे सफिशिएंट है एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, तो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है वो एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। उस शॉर्ट ड्यूरेशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, जो कि प्रॉपर्टी है उस ट्रांजिशन की वो एक क्या है, प्रॉपर्टी है कि वो क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम के लिए उस स्टेट में रहेगा।
उसके बाद वो फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा लोअर स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ओके, सो मैनी एटॉमिक ट्रांजिशंस हैव स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम्स ऑफ नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स। ये जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है ये नैनो सेकेंड्स में भी होती है और माइक्रो सेकेंड्स में भी होती है, यानी कि एटम जो है वो कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए या कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, इवेंचुअली जो एटम है वो स्पॉन्टेनियसली फोटोन को इमिट करता है और अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये जो फोटोन है यहाँ, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये वाला, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का के लिए है, और ये जो सेकेंड डायग्राम है ये स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए है। तो जो एटम है, ये एक एटम देख लीजिए आप, ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, एटम जो है वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये फोटोन, मिनट, एटम जो है इस फोटोन, ये फोटोन की डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, इस एटम को इंसिडेंट, इस एटम पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो ये जो एटम है वो क्या कर लेता है, इस फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, अब ये जब एटम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद एटम क्या करेगा, क्योंकि ये जो फोटोन की एनर्जी है वो सफिशिएंट है इस एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, तो जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो है, ये जो सेकंड वाला जो ये दिख रहा है आपको एटम, ये एक्साइटेड स्टेट में है। ओके, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक, बट ये जो एक्साइटेड स्टेट में गया है ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए गया है, वही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन जो है स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम कहलाती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए गया है तो अब जो वो एटम एक्साइटेड स्टेट में गया था वो वापस से क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और कैसे आएगा, स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगा। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटोन की जो डायरेक्शन है इट इज़ इमिटेड इन रैंडम डायरेक्शन। आपने देखा था कि फोटोन की डायरेक्शन शुरू में जो थी, इंसिडेंट वाले फोटोन की डायरेक्शन वो ये थी, और जो इमिटेड फोटोन की डायरेक्शन है वो ये है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ फोटोन की जो डायरेक्शन है वो इमिटेड और इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, यानी कि जो इमिटेड फोटोन होगा वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। ओके, तो फोटोन इज स्पॉन्टेनियसली इमिटेड हियर। और दूसरा जो स्टिमुलेटेड एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन में किस तरीके से ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, फोटोन 1, दिस इज इंसिडेंटेड अपॉन दिस एटम, इंसिडेंट हुआ ये इस एटम पे, फिर दिस इज फोटोन 1। ओके, अब फोटोन, ये जो फोटोन है ये एब्जॉर्ब हुआ इसके द्वारा, एटम के द्वारा, तो ये क्या हुआ आपका, ये जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। ठीक है, बट ये जो एक्साइटेड स्टेट में गया ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए गया है, वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वही क्या है, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है। बट इसी बीच क्या होता है कि सेकंड फोटोन भी क्या करता है, इसको इंसिडेंट करता है, यानी कि इस पर अटैक करेगा, इस पर इंसिडेंट होगा, इस पर इस एक्साइटेड स्टेट वाले एटम पे। ओके, तो तब जो अब इमिशन होगा, जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हम कह रहे थे, जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हम कह रहे थे वो अब क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो फोटोन है जब ये इसको इंसिडेंट, इस पे इंसिडेंट होगा, एटम पे इंसिडेंट होगा, तो ये क्या करेगा, एटम को फिर से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाने का काम करेगा, और अब जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन ना होकर के स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होगा, फोटोन, फर्स्ट फोटोन और फोटोन सेकंड जो है वो रिलीज होंगे एज दी एनर्जी, एज दी जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
ओके, तो ये इमिट होगी। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि फोटोन 1 और फोटोन 2 इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ओके, दोनों की डायरेक्शन, ये फोटोन 1 है और ये फोटोन 2 है, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप आगे जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो तभी समझ में आएगा, जो अगर क्या है पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी समझ में आएगा जब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे। ओके, सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज़ एक कंटेनर है या एक कांच का जार ले लेते हैं और हम मान रहे हैं, इसको एज्यूम कर रहे हैं दैट जार इज कंटेनिंग 100 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये एक जार है जिसके अंदर की 100 एटम्स हैं, किसी एक एलिमेंट के 100 एटम्स इसके अंदर है। ओके, जैसे फिगर में है दिखा रखा। सो जो थर्मल एनर्जी होगी जार की, जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक, तो थर्मल एनर्जी विल बूस्ट some atoms to first excited state, some to second excited state, some to third excited state and so on. सो थर्मल एनर्जी क्या करेगी, कुछ एटम्स को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में के लिए बूस्ट करेगी, कुछ को सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, और कुछ को थर्ड एक्साइटेड, और कुछ को इनको ऐसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करेगी, बूस्ट करेगी। सो हम ये देखते हैं कि हाउ मैनी गेट टू ईच एक्साइटेड स्टेट, कि कितने जो हैं वो ईच एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स जो हैं वो जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए कि हाउ मैनी एटम्स गेट टू ईच एक्साइटेड स्टेट, बोल्ट्जमैन ने जो है एक लॉ दिया था। तो बोल्ट्जमैन लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट डिक्टेट्स द पॉपुलेशन ऑफ ईच एनर्जी लेवल इफ द एटम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बट कंडीशन इज दैट कि एटम्स को क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर एटम्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो प्रत्येक जो एनर्जी लेवल है उसकी पॉपुलेशन को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करता है, बताता है कि प्रत्येक एनर्जी लेवल जो है उसमें कितने एटम होंगे। ओके, तो प्रत्येक एनर्जी लेवल में कितने एटम होंगे, बट बात यह है कि जो एटम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है, सो इसको स्कीमेटिक लेवल डायग्राम से समझा रखा है बोल्ट्जमैन ने। तो स्कीमेटिकली द प्रेडिक्शन ऑफ बोल्ट्जमैन लॉ इज हियर। So this is the representation of the levels and population of atoms in each energy level. Okay, तो देख सकते हैं जैसे कि ग्राउंड स्टेट लेवल में कितने हैं, यहाँ 25 एटम्स हैं। ग्राउंड स्टेट में 25 एटम्स। ऐसी इवन यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है 23 एटम्स, सेकंड में है 19 एटम्स, थर्ड में है 15 एटम्स, फोर्थ में है 8 एटम्स, फिफ्थ में है 7 एटम्स, सिक्स्थ में है 2 एटम्स एंड 7 में है 1 एटम्स। ओके, सो आप इस डायग्राम से क्या कंक्लूड कर सकते हो, इस डायग्राम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ईच लेवल, प्रत्येक लेवल, यानी कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, जो प्रत्येक लेवल है, ईच लेवल इज प्रपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। ईच लेवल इज प्रपोर्शनल टू द population in that energy level. ओके, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये प्रत्येक जो बार है ये क्या है,
अगर आप देखेंगे कि एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक अगर हम देखें तो ये जो एनर्जी बार है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से और ग्राउंड स्टेट में आने पर जो एटम्स के नंबर हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर जाने में हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो, पॉपुलेशन ऑफ एटम्स, ये पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और प्रत्येक लेवल जो है वो अपने अपने पॉपुलेशन के क्या है, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है। ओके, so this is the normal way that atoms in this jar behave. ओके, बट अगर ये था थर्मल, ये तो आप थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है ही, बट अगर क्या कर दें हम इस जार को, इफ जार इज हीटेड तो एटम्स का क्या होगा, यानी कि सपोज हम उस जार को क्या कर दें, एक फर्नेस में रख दें, भट्टी में रख दें, तो उसका टेम्परेचर जो है सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो तब जो पॉपुलेशन, ये जो बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स है ये किस तरीके से होगा, इसको रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, ये डायग्राम है जो, ठीक। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एटम्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन तो दे रखा है, बट एटम्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, लेकिन होगा क्या, वही कि जब हम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो एटम्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएं तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बट इस समय जो ये जो एटम नंबर है या नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रत्येक एनर्जी लेवल में, ये अब डिफरेंट हो चुके हैं। यहाँ जो है वो, यहाँ पर क्या है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 18। ओके, अलग अलग इसमें। यहाँ पर E0 में जो है वो कितने हैं, 18 हैं, जबकि यहाँ देखेंगे अगर हम तो यहाँ E0 में कितने थे, 25। ओके, और अगर हम सडनली जार को जो है क्या कर दें, चिल्ड कर दें, अगर हम जार को एक सडनली फ्रीज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो एटम क्या होगा, तब नो एटम इज इन हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल अगर आप इस डायग्राम को देखें, हायर एनर्जी लेवल इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं किए हुए हैं। हायर एनर्जी लेवल यानी कि जो हायर एक्साइटेड लेवल है, यानी कि E7, E8, E9 ये रिप्रेजेंट ही नहीं किए हुए हैं, क्योंकि कोई एटम जो है वो हायर स्टेट में नहीं रहेगा, हायर एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा। ओके, सो E0 में यहाँ पर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है, कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, और फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, सो दिस इज द वे how Boltzmann defines the distribution of the atoms, but at thermal equilibrium, when atoms are in thermal equilibrium। अच्छा, अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में हो तो क्या होगा, अगर हम उस जार को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में कर दें तो क्या होगा, जो 100 एटम्स का हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, चाहे हम इस वाले ये वाला जो 3 सिचुएशन हमने देखी, 3 सिचुएशन कौन कौन सी थी, एक तो सिचुएशन ये थी कि जब एटम्स जो है सिंपली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और 100 एटम्स उस जार के अंदर हैं। ओके, तो तब जो सिचुएशन थी वो इस डायग्राम में देखी। अगर हमने जार को एकदम से हीट कर दिया तो तब हमने सिचुएशन इस डायग्राम में देखी। अगर हमने जार को चिल्ड कर दिया एकदम से तो हमने ये सिचुएशन इसमें देखी। ठीक है, बट इन तीनों सिचुएशन से अलग सिचुएशन होगी अब अगर हम जो है जार को 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रख दें तो क्या होगा, तो 100 के 100 एटम्स जो हैं वो क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। जो 100 के 100 एटम्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, सो इन दिस वे बोल्ट्जमैन्स लॉ
governs the distribution of energy among the molecules। जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है एनर्जी, उसको ये जो बोल्ट्जमैन है, वो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, अब एक टर्म आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन मैंने आज इसमें लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये क्या है कि अगर एटम्स जो हैं जार में, पहले तो हमने कंडीशन दी थी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में जो एटम्स हैं वो ना हो तो क्या होगा। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो एटम्स, तो तब जो ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एनर्जी जो है अमंग दी मॉलिक्यूल्स जो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो अनइवनली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि प्रत्येक, ये आपने इसमें ऑब्जर्व किया है कि प्रत्येक जो एनर्जी लेवल है उसके पास जो एटम है, प्रत्येक एनर्जी लेवल के पास जो एटम है वो उसके नीचे वाले एनर्जी लेवल से संख्या में कम होंगे। जैसे ये है E7, ये वाला एनर्जी लेवल E7 है, इसके पास जो एटम है वो एक एटम है, बट इससे जस्ट इसके नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है यानी कि E6, उसके पास जो एटम्स हैं वो संख्या में ज़्यादा है यहाँ, यानी कि इसके पास जो एटम्स हैं वो इसकी एटम्स की संख्या से कम है। ऐसे ही ये इसके लिए हम देखें तो ये जो है यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो है इसके नीचे एनर्जी लेवल के एटम्स से नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, कम है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। इसी तरीके से ये जो है यहाँ एटम की संख्या जो है ये कम है यहाँ से, इसी तरीके से यहाँ एटम की संख्या जो है वो कम है। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि प्रत्येक एनर्जी लेवल के पास जो एटम्स की संख्या है वो अपने नीचे वाले एनर्जी लेवल्स की एटम की संख्या से कम है। ठीक है, बट ये कब था, जब एटम्स जो थे वो थर्मली इक्विलिब्रियम में थे। ठीक है, बट एटम्स जो हैं अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम अगर ना हो, इफ देयर इज नो थर्मल इक्विलिब्रियम, नो थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो तो जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से हो सकता है, इसी में मैं डायग्राम में बता रही हूँ। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ये जो है E0 में ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आ जाए, और यहाँ जो एटम्स हैं वो केवल रहे 18। ठीक है, बट हमने तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि प्रत्येक एनर्जी लेवल्स के जो एटम्स की संख्या है वो उसके नीचे, जस्ट नीचे वाले एनर्जी लेवल की एटम की संख्या से क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, बट यहाँ जो है ये संख्या क्या है, 23 एटम है, यहाँ 18 एटम है, 23 एटम 18 एटम से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो थे कितने 25 एटम और अब हो गए कितने 18 एटम। ये जो नया डायग्राम अगर आप बनाए तो यहाँ पर जो है वो कितने हैं, ये 18 एटम है, पहले थे कितने 25। तो 7 एटम्स, ऐसा लग रहा है जैसे 7 एटम्स किसी ने यहाँ से निकाल दिए हों, तो 7 एटम्स की कमी आ गई यहाँ पर। तो 7 एटम्स की कमी आ गई, यानी कि पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो पॉपुलेशन कम हुई, या हम इसको कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी कि अब जो ग्राउंड स्टेट, अब जो हम बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, इसके नीचे वाले लेवल, सॉरी इसकी जो यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो इसके नीचे वाले यानी कि ग्राउंड स्टेट से संख्या में कम है। ठीक है, लेकिन अब जब ये नया वाला डायग्राम हम देखें जिसमें कि अब 18 एटम्स हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट के एटम्स से ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। सो दिस इज नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है, इन्वर्ट हो गई है। तो ये था आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम के बारे में हमने पढ़ा, और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन को भी हमने इस डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझ लिया। ठीक है, और ये आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन भी समझ लिया कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है किसी फोटोन का। सो ये सब चीज़ें थी, इसके बारे में थोड़ा आप ढंग से पढ़िए। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।